Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मिनिस्टर के स्वदेशी मंत्रालय में है मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि आने वाला जो समय है केवल का सीजन है इस दौरान में एवरी इंडियन पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट्स उनके द्वारा परचेज किया जाए में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस परचेज है वो होना स्टूडेंट जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट रहेगा तो उसका ओवरऑल जो प्रोडक्ट वो यहाँ पे बूस्ट जो पर्सन्स प्रोडक्ट के सेलिंग एक्टिविटी में हैं उसके ट्रेडिंग एक्टिविटी में हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी बेसिस के अवेलेबल है वो करवा तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि पीएम के द्वारा जो स्वदेशी मंत्रा है उसको क्यों यहाँ पे प्रमोट किया गया प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल ऑर्डर है अनसर्टेन सिचुएशन में है इस तरीके से यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो टैरिफ है वो इंक्रीज किया गया है तो उसी के बाद में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमारा जो स्वदेशी मंत्रा है उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर सकें डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर सकें अगर इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ इंक्रीज होता है यूएस के अंदर में तो आप देखिए कि इंडियन प्रोडक्ट है वो हायर प्राइस के ऊपर अवेलेबल रहेगा हायर प्राइस के ऊपर अवेलेबल रहने के साथ ही जो हमारा प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा तो आप देखिए कि उसका जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो उन सेक्टर्स के अंदर में एज ए एम्प्लॉय के रूप से काम किया करते हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी वो क्वेश्चन है वो रेज करते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जिनको कि इम्पैक्ट हुआ है यूएस के द्वारा टैरिफ इंक्रीज करने की वजह से तो गारमेंट का जो सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरीज का जो सेक्टर है इसके अलावा आप देखिए कि कारपेट का सेक्टर इन सभी के बारे में हम काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में रीड हैं वो भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर में इन लोगों को क्यों वहाँ पे लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा गया था तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में एक प्रोजेक्ट है उसके फाउंडेशन स्टोन को उनके द्वारा कैरी आउट किया जाना फाउंडेशन जो स्टोन था वो था पीएम मित्रा इनिशिएटिव के बारे में पीएम मित्रा इनिशिएटिव किसके बारे में है टेक्सटाइल के सेक्टर के ही पर्सपेक्टिव से है यूनियन में जो मिनिस्ट्री हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनका ये प्रोजेक्ट है में हमारे कंट्री में 7 ऐसे पीएम मित्रा हब हैं उनको डेवलप किया 7 जो पीएम मित्रा हब हैं वो डेवलप होंगे पीएम मित्रा का मीनिंग क्या है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयर ओवरऑल जो पीएम मित्रा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमें 5 ऐप के रूप से इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करना है 5 ऐप क्या है कि फार्म से लेकर ये जो फार्म है एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ से लेकर फाइबर के प्रोडक्शन तक इंटीग्रेट करना है फिर फाइबर से फैक्ट्री और फैक्ट्री के बाद में फैशन और फॉरन फाइबर के बाद में फैक्ट्री फिर फैशन फिर आप देखिए कि फ़ॉरेन कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक्सपोर्ट हमें करना है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में तो 5 पैरामीटर्स के ऊपर में वर्क करेगा जीएसटी रिफॉर्म के बारे में भी मेंशन किया गया कि किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म ने डोमेस्टिक सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा लोगों के पास में जो मोर मनी है वो अवेलेबल रहेगा तो वो अपना कंजप्शन है उसको यहाँ पे बूस्ट अब हमने यहाँ पे स्वदेशी मंत्रा के बारे में देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम जो हिस्ट्री के अंदर हम स्वदेशी मूवमेंट को रीड करते हैं हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट को हम कब रीड करते हैं 1905 के समय में जो जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आता है तो जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उस दौरान में जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहा गया था एक स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसको स्वदेशी जो बंदर कमेटी के नाम से जानते हैं ए के दत्ता नाम के जो पर्सन हैं अश्विनी कुमार दत्ता उस कमेटी को हेड है वो किया करते थे और उसी दौरान में आप देखिए कि सिर्फ बंगाल से भी बाहर जो अलग अलग लीडर्स हैं वो इमर्ज हुए थे जिसमें हम चिदम्बरम पिल्लई नाम से एक लीडर हैं जिन्होंने सदर्न इंडिया के अंदर में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में ही
अपना जो कंपनी है वो सेटअप करते हैं। इंडिया का फर्स्ट जो स्वदेशी स्ट्रीमिंग कमेटी उनका सेटअप होता है। तो उनका जो कंपनी है उसका नाम क्या था? स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी है वो हुआ करता था। बाद में वो लिक्विडेट भी होता है 1911 के समय। तो अब देखिए कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा हमारा डोमेस्टिक सेक्टर जो बोट मेकिंग के बारे में उनका ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो पीएम मित्रा के बारे में हुआ। उसी दौरान में एक और इनिशिएटिव है जिसको कि पीएम सर के द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेशली वुमेन हेल्थ के बारे में। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है स्वस्थ नारी। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो क्या है? स्वस्थ नारी। एक नारी इनिशिएटिव अभी रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है। नारी इनिशिएटिव क्या है? वुमेन्स का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में एक इंडेक्स है, अभी कुछ दिनों पहले वो न्यूज़ में था। स्वस्थ नारी सुरक्षित सुरक्षित परिवार अभियान। अब ये क्या है? स्वस्थ नारी सुरक्षित परिवार अभियान। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें वुमेन हेल्थ है इसको कम्प्रीहेंसिव स्क्रीनिंग किया जा सके। अर्ली फेज के अंदर में कोई डिजीज है उसका यहाँ पे डिटेक्शन किया जा सके। और आप देखिए कि किसी भी डिजीज के बारे में जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कोई विक्टिम है, किसी को इम्पैक्ट है, वो ना रहे। तो कम्प्रीहेंसिव स्क्रीनिंग को ये बूस्ट करने के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है। तो ये फर्स्ट न्यूज के बारे में था। सेकंड न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि जो फार्मर्स जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं स्टेबल बर्निंग के थ्रू, तो उनको यहाँ पे क्यों प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों उनको जेल में नहीं सेंड किया जा सकता। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि यहाँ पे जो एग्जेम्पशन उनको प्रोवाइड किया गया है कि आप देखिए कि जो यहाँ पे एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं उसके अंदर में फार्मर्स को जो एग्जेम्पशन है वो दिया गया है। तो जो रिसेंटली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आया था उसमें भी उनको एग्जेम्पशन यहाँ पे प्रोवाइड है। स्टेबल बर्निंग का एक्टिविटी क्या है, क्यों फार्मर्स स्टेबल बर्निंग का एक्टिविटी किया करते? एक तो आप देखिए कि जो जब खरीफ का जो क्रॉप है और उसका जो कटिंग का जो समय हुआ करता है, उसकी कटिंग का जो समय है, रबी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो शोइंग का जो सीजन है तो उसमें टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम होता है। और अगर खरीफ का जो क्रॉप है वो मशीन के द्वारा यूज किया जाता है, स्पेशली जो राइस है उनको मशीन के थ्रू कटिंग करवाया जाता है, तो उस दौरान में आप देखिए कि काफ़ी सारा जो स्टेबल है वो बचता है फार्म एरिया के अंदर में। और स्टेबल को समय लगता है डिकम्पोज होने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे डिकम्पोज होने में जो समय लगता है उसी लिए यहाँ पे और रबी का जो शोइंग है वो भी करना है, नहीं उसका ओवरऑल क्रॉप के प्रोडक्शन को वो इम्पेक्ट करेगा। तो उसी इसी वजह से उसका बर्निंग है वो किया जाता है। काफ़ी अलग 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 इनिशिएटिव भी चले हैं, स्टेबल को कलेक्ट करके उसको यहाँ पे कोल के रूप से यूज किया जाए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके अंदर में। ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के। इंसेंटिवाइज करने का भी कोशिश किया गया है कि कम से कम स्टेबल बर्निंग है वो यहाँ पे हो सके। अब ये जो विंटर का जो अराइवल समय होता है उसमें ये इम्पैक्ट हुआ करता है। खरीफ का हार्वेस्टिंग के समय से ही जो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं 1961 के जो रूल्स हैं के थ्रू यहाँ पे चेंजेस करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट यूनिट हुआ करता है। बैलेट यूनिट क्या होता है? जिसके अंदर में आपके जो कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं उनका सिंबल वहाँ पे होता है। तो बैलेट जो यूनिट है, बैलेट का जो यूनिट है उसके ऊपर में जो नेम्स जो रहेंगे कैंडिडेट्स के वो कलर कलर फॉन्ट के अंदर में रहेंगे। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए। ईवीएम के अंदर में 2-3 यूनिट्स हैं वो हुआ करती हैं। एक बैलेट यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट हुआ करती है, और एक वीवीपैट नाम का जो मशीन है, ये आप देखिए कि आपको फोटो में दिख रहा है। वीवीपैट का मशीन है, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, कि जिस पर्सन को आपने वोट दिया है उसका एक वहाँ पे जो रिसिप्ट है वो जनरेट होगा। उसके अंदर में शो होगा कि आपने उसका सिंबल क्या है और उसका नेम है वो क्या है। और काफ़ी बार यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए रैंडम बूथ के ऊपर में वीवीपैट है और जो नंबर ऑफ वोट्स हैं किसके अंदर में, ईवीएम के अंदर में, उनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा एक रिट पिटीशन के अंदर में जो इलीगल पोचिंग का जो एक्टिविटी है टाइगर्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसके रिगार्डिंग में सीबीआई से क्वेश्चन पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया
कि क्यों यहाँ पे पोचिंग का जो एक्टिविटी है वो स्टिल एग्जिस्ट है, वो किया करती हैं। ये रिट पिटीशन फाइल हुआ था मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र स्टेट है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वहाँ पे टाइगर्स का इलीगल पोचिंग का एक सिंडिकेट है जो वहाँ पे वर्क करता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कंटिन्यूस वायलेशन हुआ है, कंटिन्यूस पोचिंग है वो हुआ है। और आप देखिए कि जो बोन है, टाइगर का जो बोन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में ग्लू प्रोड्यूस होता है, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे उसका जो इलीगल यूज है वो होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को समय समय पे डायरेक्शन इशू करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो भी डायरेक्शन इशू करता है कि हमें पोचिंग का जो एक्टिविटी है उसको रोकना है। एग्जाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस कोर्ट के द्वारा पूछ लिया गया है। बट आपको एक जानकारी होना चाहिए कि इंडिया जो है 70%, मोर देन 70% वर्ल्ड के अंदर में जितने भी टाइगर्स हैं उनका इंडिया के अंदर में प्रेजेंट। और ये जो दो स्टेट्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बोथ स्टेट्स क्रिटिकल हैं टाइगर पॉपुलेशन की रिगार्डिंग में। काफ़ी सारे वहाँ पे रिजर्व हैं, वो भी सिचुएटेड हैं। तो आप देखिए कि एक तो इंडिया के अंदर में मोर देन 70% वर्ल्ड का जो टाइगर का पॉपुलेशन है। सेकंड, इंडिया के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर भी हैं। ये जो स्टेट्स हैं वो क्रूशियल हैं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर हैं हमारे कंट्री के अंदर में। कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं इन स्टेट्स के अंदर में? महाराष्ट्र के वहाँ पे टोटल टाइगर, सॉरी, फर्स्ट मध्य प्रदेश का एक बार रीड करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं, 9। किसी एक स्टेट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 9 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? कान्हा है, पेंच है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटका में है। कर्नाटका सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में टाइगर्स का पॉपुलेशन है। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ के बाद में पन्ना है। गढ़ के बाद पन्ना है। पन्ना वैसे डायमंड के लिए भी काफ़ी फेमस है इंडिया में। फिर आप देखिए कि सतपुरा है। फिर सतपुरा है, 5 पे यहाँ पे। संजय संजय टाइगर रिजर्व भी है। संजय टाइगर रिजर्व है। फिर स्टूडेंट्स राता पानी है। राता पानी है। फिर वीरांगना दुर्गावती और माधव है। माधव को अभी रिसेंटली नोटिफाई किया गया है। तो 9 टाइगर रिजर्व्स हैं जो मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती जो कि गोंड क्वीन हुआ करती थी, तो दुर्गावती के बाद में माधव है। अभी रिसेंटली नोटिफाई है माधव जो है। 9 टाइगर रिजर्व हुए। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 6 हैं। एक है मालगा टाडोबा अंधेरी नाम से है, एक पेंच है, सह्याद्री है। फिर एक देखिए कि नेवगांव है, बोर है, माल मेलघाट है। ऐसे कुछ 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो महाराष्ट्र के जो टाइगर रिजर्व हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, हमने 1973 के समय स्टार्ट किया था। 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, पॉपुलेशन इनका इंक्रीज हुआ है, तो एक सक्सेस है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का। अब देखिए कि कंबाइंड वे के अंदर में कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ कलकत्ता के अंदर में। जॉइंटनेस के बारे में बताया गया कि जॉइंट मिलिट्री स्टेशन हैं उनका डेवलपमेंट होना क्यों जरूरी है। ट्राई सर्विस का यहाँ पे एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करना है वो क्यों जरूरी है। तो इंटीग्रेटेड सेक्टर के बारे में डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है वो रहा है। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं, जो कोई यहाँ पे आप देखिए कि अनकन्वेंशनल वॉर के जो एरियाज हैं उसके लिए भी डिफेंस फोर्सेज को प्रिपेयर है वो रहना चाहिए। हमारा जो जॉइंट कमांड, जो आप देखिए कि जॉइंट कमांड का जो सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है डिफेंस फोर्सेज का? क्या अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे है? तो ये आपको एक बार देखना है कि जॉइंटनेस के रिगार्डिंग में कौन कौन से ऑपरेशन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूरोप के बारे में है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया के साथ में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे वो बूस्ट करेंगे आने वाले समय के अंदर में, तो उसका एक रोड मैप है उनके द्वारा रिलीज किया गया। यूरोप के द्वारा एक रोड मैप रिलीज किया गया है। इंडिया के साथ में जो स्ट्रेटजिक टाइज हैं उसको कैसे उनके द्वारा अपग्रेड करना है, कैसे उनके द्वारा बूस्ट है वो करना है। कुछ एरियाज में अपने कंसर्न भी उन्होंने रेज किए हैं। कंसर्न उन्होंने रसिया के साथ में जो इंडिया का इंगेजमेंट है तो वहाँ पे उनके कंसर्न है। रसिया के साथ में हमारा क्रूड ऑयल का भी परचेज है,
डिफेंस सेक्टर में क्या यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है, उनका एक एक्सरसाइज है, जेपेड नाम से एक एक्सरसाइज है, वहाँ पे इंडियन फोर्सेज का कंटिन्यूस इंगेजमेंट है। तो इस एरिया में उनके कंसर्न भी हैं, बट यूरोप के साथ में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक पोटेंशियल बताया गया है कि 21 सेंचुरी के समय में बोथ एरियाज एक कोऑपरेशन को कर सकते हैं, एक पोटेंशियल प्लेयर के रूप से इमर्ज हैं वो हो सकते हैं। नया जो स्ट्रेटजी की ईयू और इंडिया का जो एजेंडा है उसके अंदर में पार्लियामेंट के अंदर उसको अडोप्ट किया जाएगा, जो यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है वो इसको अडोप्ट करेगा। क्रूशियल पार्टनर बताया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन रहेगा। और आप देखिए कि ओवर द ईयर्स 90% के आसपास हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ है। ओवर द ईयर्स 90% जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और इंडिया का बूस्ट है वो हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे नेगोशिएशन फेज में है, और ट्रेड बूस्ट होने के साथ में यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, जिन एरियाज में हमारा बेसिकली आप देखिए कि एक दूसरे के साथ में ट्रेड होना है, उसको भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है, समय के साथ में चेंज करने का ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को मैक्सिमम कंट्री चाहते हैं कि इंडिया ओपन करे और एग्रीकल्चर के अंदर में वो अपने इंगेजमेंट को कैरी आउट करे। इसके अलावा कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमने G20 के समय प्रपोज किया था, बट इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो एग्जिस्टेंस में अभी तक नहीं आ सका है। आने वाले समय में अगर जब से पीस का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो हो सके कि ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आए। सुएज कैनाल के अल्टरनेटिव ये प्रोजेक्ट वो चलाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही बारे में है। आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इस डिस्कशन के अंदर में जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, कौन सा यूनियन है स्टूडेंट्स? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। कौन कौन से कंट्रीज हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर में? 5 यहाँ पे कंट्रीज हैं इसका पार्ट। 5 कौन कौन से कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स? आर्मेनिया है, आर्मेनिया है, आर्मेनिया के बाद में बेलारूस है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, फिर उसके बाद में आप देखिए कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और रसिया है। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और रसिया है। इसको याद रख सकते हो आप, ABKKR के नाम से याद रख लेना। ये AB डिलीवर्स है, वो KKR का टीम से प्ले करता है, IPL का जो KKR टीम है। बट अच्छे से कंट्रीज का नाम याद रखना, निमोनिक जब ही हेल्प करेगा जब आपको पता है कि कजाकिस्तान है या बी से बेलारूस है या बोलीविया तो नहीं है। ऐसे आपको कंट्रीज प्रॉपर याद है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये 5 कंट्रीज का जो ग्रुप है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इंडिया अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनसे साइन कर सकता है नवंबर के समय में। डिस्कशंस हैं वो स्टार्ट हुए हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि चिली के साथ में भी हमारा एक डिस्कशन है, पेरू के साथ में भी एक डिस्कशन है, और जो आसियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, आसियान जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है, उनके साथ में भी हमारा यहाँ पे अपग्रेडेड मैनर के अंदर में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिस्कशंस हैं इंडिया का इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अभी रनिंग फेज में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट CO2 के एमिशन के बारे में है। आप देखिए कि हमारा जो ओवरऑल CO2 एमिशन है वो यहाँ पे वो तो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट हमारा जो पावर का जो सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर में CO2 है उसको रिड्यूस हुआ। पावर सेक्टर में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है जिसमें हमारा कोल बेस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ करता है, कोल बेस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है हमारे कंट्री के अंदर में। काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 40% के आसपास ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन को ये हेल्प करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के बारे में, और ये 40% भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 2030 को यहाँ पे एक पीक टाइम पीरियड बताया गया है जब कोल बेस हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है एक अपने पीक के ऊपर में पहुँचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिक्लाइन, जो लिटिल बिट यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर में जो डिक्लाइन हुआ है CO2 का एमिशन, उसके बिहाइंड में क्या रीजन है? अच्छा मानसून कंडीशन डेवलप होना। तो आप देखिए कि फार्मर एक्टिविटी में भी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं यूज हुआ।
माइल्ड यहाँ पे समर का होना, कि समर यहाँ पे आप देखिए कि लार्जर समय में नहीं हुआ है और काफ़ी माइल्ड था समर, कुछ समय के लिए टेम्परेचर ज़रूर इंक्रीज हुआ था। तो ऐसी कंडीशंस के दौरान में आप देखिए कि जो CO2 का जो ओवरऑल पावर का जो कंजप्शन है वो डिक्लाइन हुआ और CO2 का जो एमिशन है वो भी डिक्लाइन हुआ। गवर्नमेंट ने क्या है यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो क्लीन एनर्जी के थ्रू यहाँ पे पावर जनरेशन के कुछ इनिशिएटिव्स चलाए हैं। आप देखिए कि हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट का प्रोडक्शन करना है। जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर में, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी है उसके थ्रू, तो ये हमारा टारगेट है। आप देखिए कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है वो चलाया गया, जिससे कि यहाँ पे ओवरऑल सोलार एनर्जी है वो बूस्ट हो सके एवरी हाउस होल्ड के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के बारे में, है कि वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच को कैरी आउट करते हुए कंप्लीट लॉ है उसको यहाँ पे बैन है वो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि 2025 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वक्फ अमेंडमेंट, उसको यहाँ पे बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं जो कि वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को बैन है वो किया। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 1995 का जो एक्ट है, 1995 का जो एक्ट है जो कि मुस्लिम रिलीजन का जो एंडाउटमेंट्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, उनकी रेगुलेशन के रिगार्डिंग में था, तो उसी का एक अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं, जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं उनको होल्ड किया गया है और कंप्लीट लॉ को फ्रीज है वो नहीं किया गया। कंप्लीट लॉ का जो फ्रीज है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। कौन कौन से यहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं जिसको कि बेसिकली आप देखिए कि होल्ड हैं वो किया गया। गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट्स के बारे में क्या कहा था? गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि जो जरूरी है इन अमेंडमेंट्स को लेके आना जिससे कि करप्शन और मिसयूज है उसको यहाँ पे रोका जा सके। रिलीजियस जो यहाँ पे लैंड्स हैं उसके रिगार्डिंग में करप्शन एंड मिसयूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ही अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट करता है। एक तो आप देखिए कि जो 5 ईयर का जो प्रोविजन है कि 5 ईयर तक आप रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करने चाहिए मिनिमम यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे होल्ड किया गया है। डीसी का जो पावर है उसके रिगार्डिंग में होल्ड किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो पावर दिया गया था। और जो नॉन मुस्लिम पर्सनस हैं बोर्ड के अंदर में उनका जो प्रेजेंस है उसके ऊपर भी कैपिंग किया गया है, कैप किया गया है नॉन मुस्लिम्स का बोर्ड के अंदर में प्रेजेंस होना। इसके अलावा एक यहाँ पे प्रोविजन बता दिया गया है कि बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा या जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रहेगा, दैट पर्सन मस्ट बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी से ही होना चाहिए। वक्फ बाई यूजर का जो यहाँ पे प्रोसेस है उसको वैलिड किया गया है कोर्ट के द्वारा। लार्जर क्वेश्चंस के अंदर में क्या हुआ इस जजमेंट के थ्रू कि जो रिलीजियस ऑटोनोमी है, जो स्टेट का रेगुलेशन है कि जो रिलीजियस ऑटोनोमी भी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस जो आपको राइट्स हैं वो दिए गए हैं। तो रिलीजियस ऑटोनोमी और स्टेट का जो इंटरवेंशन है, स्टेट का जो रेगुलेशन है, उसके बीच में एक बैलेंस वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया और समय के साथ में कंसेंसस को बिल्ड करने का ज़रूरत है कि ये कंटिन्यूस यहाँ पे प्रोसेस एग्जिस्टेंस में हो सके, रिलीजियस ऑटोनोमी और स्टेट का जो रेगुलेशन का बैलेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गजा स्ट्रिप के बारे में, है गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में यूएन का जो इंक्वायरी कमेटी कमीशन है उन्होंने कहा है कि जीनोसाइड का एक्टिविटी है वो किया गया, किसी भी पर्सन को सरप्राइज नहीं हुआ है, कंटिन्यूस न्यूज है वहाँ पे जीनोसाइड के बारे में कि जीनोसाइड का एक्टिविटी है। अब देखिए कि इजराइल जो खुद एज ए सर्वाइवर के रूप से हुआ करते थे, कभी एक सर्वाइवर के रूप से होते हुए उन्होंने उस कंट्री को बिल्ड किया है और अब उनके द्वारा ही इस तरीके से जीनोसाइड को कैरी आउट करना, तो ये ओवरऑल जो ह्यूमिटेरियन जो यहाँ पे एंगल्स हैं उनको आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो करता है। इसके अलावा इजरायली अथॉरिटी जो कमिटेड है वहाँ पे डेट जीनोसाइड एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, तो इंडिया अपना एक स्टैंड को कैरी आउट करे, कंटिन्यूस जो एट्रोसिटी है उनके अगेंस्ट में इंडिया अपना स्टैंड है उसको कंटिन्यूस रखे, उसके बारे में ही डिस्कशन है वो किया। आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है एक मेजर सोर्स है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर में खर्चा जो है उसके रिगार्डिंग में। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप देखिए कि हाउस होल्ड का जो मेन जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ करता है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा सेविंग के अंदर में डिप होता है, सेविंग डिक्लाइन करती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से।
पर्सन जो हैं काफ़ी बार आप देखिए कि लोन भी लेते हैं हेल्थ हेल्थ प्रायोरिटीज के बेसिस पे। एक काफ़ी बार आपको ये भी मिलेगा कि बोरोइंग के अलावा अपने जो एसेट्स हैं उनको भी सेल करते हैं, और काफ़ी बार अगर पर्सन पुअर पुअर सेक्टर से बिलोंग करता है तो आप देखिए अपनी केयर को फॉरगेट करते हुए अपना जो डेथ है उसको एक्सेप्ट है वो कर लिया जाता है, कि जो केयर है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ पे एक हार्ड ट्रूथ है हेल्थ सेक्टर के अंदर में एक्सपेंडिचर का। नेशनल जो यहाँ पे हेल्थ अकाउंट्स हैं, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स वो बताते हैं ओवर द ईयर्स जो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है। तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए कि ओवर द ईयर्स वो डिक्लाइन फेज के अंदर में है। जो टोटल हेल्थ एंड जीडीपी का जो पोर्शन के क्राइटेरिया को अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए हैं जिससे कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो। मालाबार रीजन के बारे में है कि मालाबार रीजन जो कि हम काफ़ी बार फ्रीडम मूवमेंट के समय रीड करते हैं। एक तो आप देखिए कि आपने मालाबार को रीड किया होगा, मोपिला जो मूवमेंट है उस दौरान में मोपिला टेनेंट्स का जो रिबेल होता है 1921 के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में भी आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में भी उन एरियाज के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे जो मालाबार का जो मूवमेंट है, जो बुक्स के अंदर में मेंशन है जिसमें सुमित सरकार है, जो हमारे बिपिन चंद्रा सर का जो बुक है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये रीड करना आप यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको आपको पता होना चाहिए कि जो उस समय जो लीडर्स हुआ करते थे, महात्मा गांधी हैं वो एक मेन लीडर के रूप से इमर्ज हुए थे उस दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको खिलाफत मूवमेंट का भी कोऑपरेशन मिलेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में, जिसमें शौकत अली और जो अली ब्रदर्स हैं वो उसके जो लीड है वो किया गया था उनके द्वारा। बाद में खिलाफत मूवमेंट है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि खलीफा का जो पोस्ट है उसको आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में चेंजेज वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हिल्सा फिश के बारे में है। हिल्सा फिश जो कि आप देखिए कि बांग्लादेश ने एक जेस्चर के रूप से इंडिया को सेंड किया है दुर्गा पूजा के दौरान में। ये जो फिश है उसको वहाँ पे यूज किया जाता है दुर्गा पूजा के दौरान में। मीन्स वहाँ पे इसको कंज्यूम किया जाता है हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। बांग्लादेश के द्वारा इसको सेंड किया गया एज ए जेस्चर के रूप से। आईएनडीसी टारगेट्स हैं, इंडिजीनियस नेशनल डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन है, आईएनडीसी जो टारगेट्स हैं एवरी कंट्री के, कैसे हमें CO2 का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो एवरी 5 ईयर के ऊपर में कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपडेट है वो किया जाए। क्या किया जाए? अपडेट है वो किया जाए। अब आप देखिए कि कुछ ही कंट्रीज हैं, 29 ही ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अपने आईएनडीसी टारगेट्स को अपडेट किया है। COP30 का मीटिंग होने वाला है। कहाँ पे ये मीटिंग होगा? ये मीटिंग होगा ब्राज़ील के अंदर में। एक जगह है ब्राज़ील के अंदर में, जगह है वहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट होगा यूएनएफ ट्रिपल सी कोप का, यूएनएफ ट्रिपल सी कोप का मीटिंग होगा। तो स्टूडेंट्स उससे पहले यहाँ पे एमीटर्स अपने जो टारगेट्स हैं उसको फिक्स करें, जिससे कि यहाँ पे एक कंक्लूड वे में डिसीजन है वो लिया जा सके। जापानीज एनसेफ्लाइटिस, आप देखिए कि मॉस्किटो बोर्न काफ़ी सारे जो फीवर्स हैं, डिजीज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जापानीज एनसेफ्लाइटिस एक सिचुएशन है जो आने वाले समय में हो सकता है मोर इम्पैक्ट है उसका इम्यूनिटी के ऊपर में, और वोर्सन काइंड ऑफ डेंगू का ये सिचुएशन को क्रिएट करेगा। तो उसी को बताया गया है कि कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने कैसे यहाँ पे जो रैपिड अर्बनाइजेशन ने यहाँ पे जो मॉस्किटो बेस्ड जो फीवर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं इन कुछ सिचुएशंस की वजह से। जापानीज एनसेफ्लाइटिस एक नया सिचुएशन है जो कि डेंजरस है हेल्थ के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इन हेल्थ के जो आउटब्रेक्स हैं उनको कंट्रोल है वो किया जाए। इजराइल के द्वारा गजा स्ट्रिप के अंदर में नया असोल्ट आप देखिए कि कैरी आउट किया। लोग वहाँ पे डेथ नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और लोग अपने एरियाज को वैकेट करके जाने लगे हैं। सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में इजरायली फोर्सेज का प्रेजेंस है। आप देखिए कि सीरिया का वैसे ही जो गोलान हाइट्स का एरिया है वो इजराइल के कंट्रोल के अंदर में है। 1973 के समय से गोलान हाइट्स का एरिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के पास में है। और ये जो सीरिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी इजराइल फोर्सेज का प्रेजेंस है, ये बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके बारे में है। और यूएस के द्वारा इंडियन का जो हमारा कंट्री है उसका भी नाम लिया गया है कि ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया है। इंडिया के अलावा चाइना भी वहाँ पे मेंशन है।
जिनके थ्रू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर में ड्रग है जो पहुंचता है। फिर आप देखिए कि इंडिया के अंदर में तो इस तरीके का काफ़ी कम एक्टिविटीज़ हैं। वैसे मेनली हमारे यहाँ पे जो डेथ क्रिसेंट है वो डेथ ट्राइंगल है, जो कि वेस्टर्न फ्रंट में और ईस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट है, वो किया करते हैं। वेस्टर्न फ्रंट में है ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है। ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो होता है। तो जो रशियन लीडर हैं उनके जो क्रिटिक थे, उनकी डेथ के बारे में मेंशन है कि उनकी वाइफ का क्लेम है कि उनको पॉइजन है वो दिया गया है। तो ये बेसिकली रसिया से रिलेटेड न्यूज़ है। और ईरान जो है वो रेडी है यहाँ पे न्यूक्लियर जो एरियाज में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव के अंदर में मीडिया को जिस तरीके से सप्रेस करने के रिगार्डिंग में एक लॉ लाया गया, तो प्रेस फ्रीडम के बारे में ये जो कंसर्न्स है उसको रेज करता है। ऑलरेडी आप देखिए कि प्रेस के काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें जो कंट्रीज का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है। एवरी कंट्री के अंदर में प्रेस के अगेंस्ट में जो असोल्ट है, प्रेस को जो कर्ब करने का या उसको रेगुलेट करने के जो प्रोविजंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर स्टूडेंट्स, ये आज का न्यूज़पेपर का कुछ न्यूज़ था जो हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो ये जो बोथ न्यूज़ हैं वो हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। तो रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।